फ्रेंड गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। और स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी तो आनी है, तो मैंने सोचा कि आपको रोज के जीएस और हिंदी के प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में लगवा दिया करूं, जिससे कि आपका बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज और स्टूडेंट मैं आप लोगों को हिंदी और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लगवाऊंगा। पहले आप लोग खुद से निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और आंसर में आपको फुल बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है और स्टूडेंट, तो पहले अपनी तैयारी देखेंगे। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और अच्छे से वीडियो को, अगर जल्दीबाजी में हूँ मैं, तो आप वीडियो को आराम से रोककर आंसर लगाएं, फिर उसके बाद में वीडियो शुरू करें, फिर अगला क्वेश्चन। पहले अपने दिमाग से सोचें, फिर उसके बाद में आगे बढ़ें, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी दोनों के प्रश्न आपको लगवाऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं पहला प्रश्न। सामान्य ज्ञान का हमारा पहला प्रश्न है स्टूडेंट कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान, कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप लोगों को बताना है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताई। ठीक है, तो आपको लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने लगा लिया होगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए आंसर बताते हैं और स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो ऑल स्टूडेंट आपके पास चार ऑप्शन हैं और आप लोग सोचिए और लगाइए कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो स्टूडेंट आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा। भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को बंद कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास चार है, अवमूल्यन, मुद्रा स्फीति, मुद्रा विमुद्रीकरण या मुद्रा संकुचन। तो स्टूडेंट बताइए कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, कि यानी कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल शासक बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। तो जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, तो आप लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बताइए, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट औरंगजेब। क्या हो जाएगा, औरंगजेब, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जागीरदारी जो संकट सर्वप्रथम मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो जागीरदारी संकट सर्वप्रथम मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होती है। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होती है। पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, गोवा में, केरल में, कश्मीर में। तो स्टूडेंट आपके पास चारों ऑप्शन हैं और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो होगा कश्मीर में। कौन सा हो जाएगा, कश्मीर, क्योंकि केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर में उत्पन्न होती है। कहाँ होती है, कश्मीर में उत्पन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बताइए और स्टूडेंट कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आपके पास अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट में जल्दी।
और अपनी कॉपी पे लगा लीजिए, बाद में मुझे ये बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही गए हैं कमेंट पे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अनुच्छेद 24 में, तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। स्टूडेंट कई बार एग्जाम में पूछ ले गए हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1991, 2000, 1998, 1996। तो स्टूडेंट बताना है आपको कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग जल्दी बताएं कि कब की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? 1998। कह सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1998 में शुरू की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, स्वयं को दूसरा सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, और कि स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो स्टूडेंट इन दो ऑप्शन में ही आपका आंसर है। आप लोग अगर बता सकते हैं तो बताइए, तो स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए शानी कहा करता था। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है। इसके 4 ऑप्शन आपको दिखाऊंगा मैं स्टूडेंट, तो देखिए 4 ऑप्शन क्या है। देखिए अगले ऑप्शन ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। ठीक है ऑप्शन, तो ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी, ये 2 ऑप्शन और थे, मगर उसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के सबसे मीठे जल की झील निम्नलिखित में कौन सी है? डल झील, पुष्कर झील, वुलर झील, लोकटक झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है और स्टैंड? तो क्वेश्चन नंबर 9 आप बताएंगे क्या हो सकता है आंसर, जल्दी बताइए स्टैंड, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर ले जरूर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा स्टैंड। कौन सी झील हो जाएगी? वुलर झील। कौन सी झील हो जाएगी स्टैंड? वुलर झील। कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील वुलर झील है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित है। कौन सी जिले में क्वेश्चन? बांडीपोरा, जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित है। यह झील 200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो स्टूडेंट इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बता दी गई है कि ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के किस राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित है और यह झील 200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान रखना है कितने जिले कितने उसमें फैली हुई है, तो पूरी बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी मीठे जल की झील वुलर झील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कितने समय में करना होगा? तो स्टूडेंट ऑप्शन है 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। तो स्टूडेंट इसका आंसर तो आप लोग आराम से बता ही देंगे कि हाँ कितने समय में। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आप लोग बता देंगे इसका आंसर आराम से कि इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे। तो स्टूडेंट भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर उपस्थित करना होगा। ठीक है, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर उपस्थित करना होगा स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो स्टूडेंट अरावली है, सतपुड़ा है, हिमालय है, विंध्याचल है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरावली। तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है स्टूडेंट, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि यह राजस्थान में स्थित है। क्योंकि स्टूडेंट जितनी नॉलेज मैं आपको जानता हूँ उतने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सुनते रहे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आप बताएंगे, अनंत्य सेनम, गणेश वासुदेव बावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्शन आपके पास है। तो ऑल स्टूडेंट स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर बी, कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो सभी को इसका आंसर पता होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और आप बताएंगे कि किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर।
तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्यू सेक से क्या मापा जाता है? और स्टूडेंट बता रहा है कि क्यू सेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो स्टूडेंट अपना आंसर लगा लीजिए कि क्यू सेक से क्या मापा जाता है। आप आराम से करिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा और स्टूडेंट जल का बहाव। क्यू सेक से हम जल का बहाव मापते हैं और स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है और स्टूडेंट नंबर बाद कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? और स्टूडेंट आप सभी जानते हैं ए है, ए बी है, यानी कि ए है, ओ है, ए बी है और बी है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 को जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है? तो बताइए, तो इसका हो जाएगा ए बी। सर्वग्राही ए है, सर्वदाता ओ है। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं सर्वग्राही और सर्वदाता दोनों याद रखना। सर्वग्राही ए है, बी है और सर्वदाता ओ है। ए बी सर्वग्राही और ओ सर्वदाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। पशुपति अंकित मोहर कहाँ से मिली थी? पशुपति अंकित मोहर कहाँ से मिली है? हड़प्पा, लोथल, रंगपुर या मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे कि कहाँ से मिली थी। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो में पशुपति अंकित मोहरें मिली थी। कहाँ मिली थी? पशुपति मोहन यानी कि मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है स्टूडेंट, खुदाई के दौरान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। किस राज्य के शासक व नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, कर्नाटक के नवाब और फर्रुखाबाद के नवाब। तो बताइए किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? और स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ ले गए हैं, वही क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके लिए आज। क्वेश्चन नंबर 17 है, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ और क्वेश्चन आपके लिए जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है? अवध के नवाब। कौन? अवध राज्य के शासक अवध नवाब यानी कि नवाब वजीर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नवाब वजीर कहलाते थे, अवध राज्य के शासक अवध नवाब। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि अवध राज्य के नवाब कहलाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो स्टूडेंट इन दोनों प्रश्न के आंसर आप आराम से बता सकते हैं कि 17, 18, 19 कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है। तो बताइए और स्टूडेंट जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, राजस्थान है। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी आंसर, गुजरात। तो स्टूडेंट आपको गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात के जूनागढ़ के पास स्थित है। गुजरात के कहाँ? जूनागढ़ के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? विवेक देवराय, वी के शाश्वत, अरुण सोनी या अरविंद पनगड़िया। तो स्टूडेंट आपको बताना है, जल्द से जल्द अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि कितने आंसर सही जाएंगे। कमेंट जरूर करना हो स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो स्थित है स्टूडेंट बताना है बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है या नई दिल्ली में है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो सकता है? आप जल्द से जल्द बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद में है, बेंगलोर में नहीं है, हैदराबाद में है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 के करें, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्व, मूलाधिकार, प्रस्तावना या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है?
तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रस्तावना। सभी लोग जानते होंगे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट संतूर है, तबला है, या सितार है, वायलिन है? तो स्टूडेंट बताएं कमेंट में, या अपनी कॉपी पे लिख लें कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? तो ये तबला वादक है। कौन है? तबला वादक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये तबला वादक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है वो स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। हैदराबाद में है, मुंबई में है, नई दिल्ली में है, या चेन्नई में है? तो स्टूडेंट जल्द से जल्द अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपका आंसर, पहले आप खुद नोट कर लिया करो। तो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम जो आपका है वो कहाँ है, आप लोगों से पूछा है तो बताइए। तो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? राइबोसोम, केंद्रक, या गोल्गी गाय, या माइटोकॉन्ड्रिया? गोल्गी गाय, ठीक है, राइबोसोम है, केंद्रक है, गोल्गी गाय है, या माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आपको आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हाल ही में किस देश ने जूनियर, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन था मगर आपको याद नहीं रखना है, पुराना क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में जीत हासिल की है? तो फिर भी याद रखना है स्टूडेंट कि जब 2021 का प्रश्न है स्टूडेंट तो ध्यान रखना, तो किसने प्राप्त की है? जर्मनी, जापान, अर्जेंटीना, भारत? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 27 है, आप लोग बताइए। रेमन मैक्सवेल पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, भारत रत्न, या अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? तो इसका आंसर हो जाएगा रेमन मैक्सवेल पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए किसे जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैक्सवेल पुरस्कार को जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक क्या है? संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक क्या है? गुलाब का फूल, पुस्तक, कलम, या काली कोट? तो संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक क्या है? और स्टूडेंट आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है स्टूडेंट, तो जो संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है स्टूडेंट वो है कलम। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा कलम। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि संस्कृति एवं सभ्यता का जो प्रतीक है वो कलम है। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी की फुल फॉर्म तो आपको पता है, डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो पेरिस या हवाना? तो स्टूडेंट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं कि वाशिंगटन डीसी ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो स्टूडेंट आपको बताना है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी? 28 है, 29 है, 30 है, 27 है? बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बताइए भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप लोग जल्द से जल्द बता सकते हैं, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आइए, केंद्र सरकार ने किस राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण को मंजूरी दी है? पंजाब, दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेश? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप बताएंगे जल्द से जल्द। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है ऑप्शन? तो सोजनी, रवारी, चिकनकारी, या कांथा? तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जो उत्तर प्रदेश कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है वो है चिकनकारी। कौन सी? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है स्टूडेंट, तो बताना है आपको, क्योंकि चिकनकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई शैली है। मुगल काल में शुरू हुई चिकनकारी वर्तमान में लखनऊ की पहचान बन चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है चिकनकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई शैली है। मुगल काल से
शुरू हुई चिकनकारी वर्तमान में लखनऊ की पहचान बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे और स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33 के कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 33। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो किस धर्म के अनुयायी हैं वो हमारा कौन सा धर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पारसी धर्म। कौन सा धर्म है? पारसी धर्म के सबसे कम अनुयायी है स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो स्टूडेंट आपके पास चार ऑप्शन है, आगरा नहर, निचली गंगा नहर, ठीक है, निचली गंगा नहर, और ऑप्शन देखेंगे और स्टूडेंट कौन कौन से हो जाएंगे? दो ऑप्शन और है, देखिए दोनों ऑप्शन दिखा रहा हूं आपको एक साथ, ऊपरी गंगा नहर और शारदा नहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, निचली नहर, या ऊपरी गंगा नहर, या शारदा नहर? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा बताइए आप सभी लोग, तो बता सकते हैं आप लोग अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, शारदा नहर। कौन सी नहर? शारदा नहर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट, आप अच्छे जानते हैं इसके बारे में। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। शाखा प्रशाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। कितनी है? 12,368 किलोमीटर। ठीक ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतीय आरोंगा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो पर्वतीय आरोंगा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया, गोंडा, उन्नाव, बस्ती। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप बताएंगे कि पर्वतीय आरोंगा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 का आंसर हो जाएगा गोंडा में। कहाँ है? पी ऑप्शन, गोंडा में स्थित है और स्टूडेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सा है? गोंडा, थारू, बुक्शा, धूरिया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है और स्टूडेंट जल्द से जल्द बताएं, अपना आंसर नोट कर लें। तो गोंडा जनजातीय समूह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन ए, गोंड। क्या है? गोंड है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनजातीय गोंड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है स्टूडेंट? तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल आगरा है, अलीगढ़ है, मेरठ है, या सहारनपुर है? तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, बताइए आंसर। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोई भी मालूम कर सकता है आप लोगों से। अगर आप लोगों ने नहीं बताया गया तो देखो बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है। तो याद रखना ऐसे प्रश्न, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। इसके अलावा अलीगढ़ को आगरा मंडल से अलग कर नए मंडल बनाया गया। उत्तर प्रदेश के इस 18वें मंडल के 4 जिले अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अलीगढ़। तो अलीगढ़ को आगरा मंडल से अलग करके नया मंडल बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के इस 18वें मंडल में 4 जिले हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अलीगढ़ है, एटा है, हाथरस और कासगंज है। अगर अलीगढ़ नहीं होता तो फिर हम इन 3 ऑप्शन और चूज करते हैं, एटा, हाथरस और कासगंज, क्योंकि 18वें मंडल में 4 जिले हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। लिख लेना स्टूडेंट, कौन कौन से हैं? एटा है, हाथरस है और कासगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड का कौन सा बॉलर एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गया है? तो स्टूडेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एजाज पटेल, वेन वेलकर का ये 2021 का करंट अफेयर है स्टूडेंट। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि हाल ही में न्यूजीलैंड का कौन सा बॉलर एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 38 का। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा स्टूडेंट एजाज पटेल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? एजाज पटेल। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न, और आप लोगों को कैसे लगे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आपको मैं हिंदी के प्रश्न आपको उपलब्ध कराऊंगा उस टाइम। तो पहले ये बताएं कि आपको कैसे लगे ये जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर उस टाइम आपको अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर जरूर किया करना बच्चों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो जो होगी हमारी वो हिंदी की होगी उस टाइम। तो इसी में अगली वीडियो हिंदी की होगी, आप लोग देखते रहें, आराम से देखते रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है हमारी हिंदी की महत्वपूर्ण वीडियो में। और स्टूडेंट जो हिंदी में जीएस का पोर्शन आता है, पहले नहीं, जो हिंदी आती है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो हमारा 4th पोर्शन होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा। 114 प्रश्न से हम 150 प्रश्न तक करने वाले हैं। हिंदी के 114 से 150 प्रश्न होते हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 37-38 प्रश्न हमारे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी का बहुत रोल है और रीजनिंग का। जिस बच्चे ने हिंदी और रीजनिंग पूरी कर देता है उसके
90% चांस बन जाते हैं कि नंबर आना ही आना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 114वां क्वेश्चन क्या कहता है और स्टूडेंट, और उससे पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो अंत तक बने रहें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बीच में ही छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो अंत तक प्रश्न देखें, पहले अपने आंसर लिखें, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, जब भी फायदा होने वाला हो स्टूडेंट, अगर आप लोग ऐसे ही देखने आए हैं तो आप नहीं देखें वीडियो को और वीडियो को छोड़ के चले जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करने वाले हैं या ऐसे ही मन अपना बहलाने के लिए आप वीडियो ओपन करते हैं और पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आपकी तैयारी का कोई तरीका नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तैयारी करनी है तो पूरी वीडियो को देखेंगे, पूरी वीडियो का आंसर लगाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि सर मेरे इतने आंसर सही गए हैं हिंदी में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। हिंदी शब्दकोश में अड़ा का क्रम डाडमरू है। ठीक है, का क्रम या ढड़क, डा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में डा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? धा है, ढाढक्कन है, टा है, ठा है। तो स्टूडेंट बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। क्या बताना है? निम्नलिखित में तत्सम शब्द। नरम है, तीर्थ है, गरम है, नरक है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा तीर्थ, तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा सप्ताध्वज शब्द है? मधुकर या भवरा या भ्रमर या मधु? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या हो जाएगा बताएं, अपनी कॉपी पे लिख ले, उसके बाद में बता देना कि क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो आंसर होगा वो होगा भवरा। क्या होगा? भवरा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, भवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण, गिरी प्लस ईश, महा प्लस औषधि, महा प्लस ईश्वर, भोजन प्लस औषधि। तो गुण संधि का उदाहरण आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 है, तो बताएंगे कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महा प्लस ईश्वर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये गुण संधि का ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 118 पाएंगे, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आरंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, आरंभ में, अंत दोनों में। तो स्टूडेंट इसका आंसर तो आप अच्छे से जानते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शब्द के आरंभ में। ठीक है स्टूडेंट, और प्रत्यय का जो वो करते हैं वो शब्द के अंत में करते हैं। ठीक है, यहाँ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, यहाँ किसका करते हैं? उपसर्ग। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ नीचे जो करते हैं यहाँ करते हैं प्रत्यय। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्यय प्रयोग अंत में होता है और उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शुरू में होता है। ठीक है, तो दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। और स्टूडेंट नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इस वाक्य में रेखांकित पद। तो आपने, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। संबंधवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपने क्या हो जाएगा स्टूडेंट 119 का आंसर आप लोग अपनी कॉपी पे लिखें और फिर मुझे बताएं। तो यहाँ आपने जो कहलाएगा स्टूडेंट वो कहलाएगा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि आपने, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है एग्जाम में स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 120। तो कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग होता है कवित्री, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? कवित्री, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 पाएंगे स्टूडेंट, अव्यय के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 121, अव्यय के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट? 4, 5, 6, 7। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। कितने होते हैं अव्यय के? 4। और ये बताइए कमेंट में कि कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, मैं आपका इंतजार करूंगा कि अव्यय के जो 4 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कैसा वाक्य है? संयुक्त, सरल, मिश्र या प्रश्नवाचक? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कैसा वाक्य है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। मिश्र वाक्य है, क्योंकि मैंने आपको बताया था और कहीं किया आ जाता है तो वो कैसा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 बच्चों ये हमारा अवतरण दिए हुए हैं, इसको आपको पूरा पढ़ना है पहले, उसके बाद आंसर देंगे। ये कह रहे हैं कि कबीर का भाषा का कबीर का जबरदस्त अधिकार था, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे, जिस बात को उन्होंने जिस रूप में
प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा को कहलवा लिया बन गया है, कहलवा लिया बन गया है। तो सीधे सीधे ये नहीं तो दरेरा देकर भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके और अहक कहानियों के रूप देकर मनोग्राही बना देना कि तो जैसे ताकत कबीर की भाषा में है, जो जैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। तो पहला प्रश्न है, कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा जाता है? तो कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा जाता है? कबीर वाणी के महापंडित थे, कबीर वाणी के धनी थे, या कबीर वाणी के लोकनायक थे, या कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा? आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो कबीर जो थे वाणी के क्या थे? डिक्टेटर थे। कौन थे? वाणी के डिक्टेटर। क्वेश्चन नंबर 124, कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा है? भाषा लाचार सी नजर आती है, भाषा परिष्कृत के रूप में सामने आती है, भाषा का उसका नियंत्रण नहीं है, भाषा के विखराव दृष्टिगत है। तो स्टूडेंट ऐसे आते हैं पैराग्राफ। आप लोग अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। तो कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? क्वेश्चन नंबर 124 पे आ चुके हैं हम। तो बताइए। तो भाषा लाचार सी नजर आती थी। कैसी? लाचार। आपने ही पढ़ा, भाषा लाचार सी नजर आती थी। तो क्वेश्चन नंबर 124 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 125, कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है कि वह आशय को व्यक्त न कर सके, कि वह कबीर के काव्यानुसार रूप व्यक्त न कर सके, कि वह एक फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सके, कि वह एक सहज सरल और सरस ना बन सके। तो स्टूडेंट आपके पास चारों ऑप्शन है और आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 पाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 126 है कि कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? सत्य असत्य सिद्ध कर दे, अहक कहानी को मनोग्राही बना दे, दुरूह दर्शन को भी स्पष्ट कर दे, सहज को भी सहज बना दे। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्कहा कहानी को मनोग्राही बना देना। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा? कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा? ऑप्शन है, उसी रूप में भाषा को प्रकट नहीं कर सकते थे, उसी रूप में भाषा को प्रकट नहीं कर सकते थे, परोक्ष रूप में व्यक्त कर देते थे, अधिक दुरूह बना देते थे, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास चारों ऑप्शन हैं और आप लोगों को चारों सेम लग रहे होंगे। तो ऐसे ही एग्जाम में होता है कि क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर जो हो जाएगा उसी को उसी रूप में कहलवा लिया करते थे, भाषा में कहलवा लिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, वघेली, कौरवी, मगही। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम आप सभी जानते हैं, लगा लिया होगा आपने आंसर देखते ही। तिखर सर खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो क्या है? कौरवी है। क्या है? कौरवी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी का प्रथम संत कवि कौन है? हिंदी का प्रथम संत कवि कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर बताएंगे और लिख लेंगे अपनी कॉपी में, नामदेव, कबीर, रैदास, दादू। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नामदेव। क्या हो जाएगा? नामदेव। क्वेश्चन नंबर 130 पाएंगे और क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है स्टूडेंट? रीति काल का आरंभ किस कवि से माना जाता है? रीति काल का आरंभ किस कवि से माना जाता है? देव, चिंतामणि, भूषण या पद्माकर। तो स्टूडेंट आपको आंसर बताना है कि रीति काल का आरंभ किस कवि से माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो जाएगा चिंतामणि से। किससे माना जाता है? चिंतामणि से। नेक्स्ट, व्यवस्था से पूर्व का कौन सा अक्षर लगाने पर कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व कौन सा अक्षर लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो परी, आ, छोटा, उप या बड़ा। तो ऑप्शन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 131। तो आप जानते हैं कि आ व्यवस्था छोटा लगा देंगे तो आ व्यवस्था हो जाएगा और आप विपरीत अर्थ देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, मोहन ने गाना गाया वाक्य में कौन सा कारक है? मोहन ने गाना गाया, संबोधन, संप्रदान, कर्म या कर्ता। तो मोहन ने गाना गाया कौन सा कारक है? आपने आंसर लगा लिया होगा स्टूडेंट। तो आप सभी जानते हैं मोहन ने, कर्ता ने। तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 133, मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, अग्निकुश का पुत्र इत्यादि के विभिन्न अर्थ है। प्रथम, कृष्ण, अतिथि या कृपाण। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट इसका सी ऑप्शन, अतिथि। क्या हो जाएगा? अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे मोती मानस चोर। श्लेष अलंकार है, रूपक है, यमक है, अनुप्रास है। और आपने बताया है स्टैंड कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चोर। तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की पहचान, श्लेष अलंकार की पहचान आप सभी जानते हैं कि जहां एक शब्द एक बार आया हो मगर अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। इसको चिपको अलंकार भी कहते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान रखना शेष अलंकार को ही चिपको अलंकार कहते हैं। जहां एक शब्द एक बार आया हो उसका अर्थ क्या हो? अनेक हो, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 135। शिव का विशेषण क्या होगा? सेब, शिवेश, शैल, शंकर। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर बताएंगे शिव का विशेषण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सेब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद होगा? प्रणर्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया या साकर्मक क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि आकर्मक क्रिया। जहां कर्म ना हो वहां आकर्मक क्रिया होती है, कि सुमित सो रहा है आकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? मीठा, जल, पहल, बुद्धिमान। और स्टूडेंट ये सभी जानते हैं कि क्रिया के विशेषण बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तेज। कि जैसे हम कह सकते हैं कि वह तेज तेज, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो जाएगा तेज, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि वह तेज तेज चलता है या वह धीरे धीरे चलता है, तो वहाँ तेज तेज और धीरे धीरे में जो है वो क्रिया की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहे हैं कि जिसने निंद्रा को जीत लिया हो? हरिशेख या जितेंद्रिय या गुंडाकेश या इंद्रियातीत। तो स्टूडेंट जिसने निंद्रा को जीत लिया हो, क्वेश्चन नंबर 138 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, गुंडाकेश कहते हैं उसे। नेक्स्ट विग्रह का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 139 है, विग्रह का विलोम क्या होता है? संधि, आग्रह, ग्रहण या अभिग्रह। तो स्टूडेंट आपको सभी को पता है कि संधि विग्रह का विलोम होता है, संधि विग्रह का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 139 का ये आंसर हो जाएगा। कमल का बताना है आपको, पुंडरीक, सरोज या पंकज या निरधि, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कमल का कौन सा वर्ड हो जाएगा या कमल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो आंसर हो जाएगा या कौन सा नहीं होगा वो पूछा हो तो आप लोगों को बताना है कि सर इसमें आंसर क्या पूछा होगा। तो 3 ऑप्शन, आप 4 ऑप्शन दे रखे आपको बताना है कि कौन सा शब्द होगा या नहीं पूछा है, और वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऑप्शन क्या बताऊंगा आप लोग लगाइए। अगर आपको पता होगा कि सेंस निकाल लिया होगा आपने 140 क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा तो आप आराम से लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा डी ऑप्शन, निरधि। तो आप लोग बताना है कि क्या पूछा था, इसका मतलब है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, परीक्षा शब्द इनमें से किस वर्ग में आता है? देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। तो परीक्षा शब्द इनमें से किस वर्ग में आता है स्टूडेंट ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 141 है कि किस में आता है क्वेश्चन नंबर 100 परीक्षा शब्द। तो परीक्षा शब्द जो आता है स्टूडेंट वो आता है तत्सम शब्दों में। किस में आता है? तत्सम शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 142 को देखेंगे, निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है? ऋण शब्द वे होते हैं जिनको खंड या विभाजन करने पर उनके अर्थ नहीं निकलते हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। आज ही सभी को पता होगा, क्लास में ही बताया था स्टूडेंट कि ऋण शब्द कैसे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, बेभव, ठीक है। ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनके हमारे अलग अर्थ निकलते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता और तीसरा अर्थ देते हैं, तो वो हमारे योग ऋण कहलाते हैं। कैसे? योग ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 देखें, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? तो स्टूडेंट अच्छे जानते हैं आप, कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययभाव या तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 143, गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगनचुंबी होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट पापड़ बेलना का अर्थ क्या होता है? मुसीबत उठाना, पापड़ बेलना, खाना बनाना या पतली रोटी बनाना। पापड़ बेलना। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा मुसीबत उठाना। क्या हो जाएगा? मुसीबत उठाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, 3 लोक से मथुरा नहीं आ रही है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। 3 लोक से मथुरा नहीं आ रही। कृष्ण भक्त होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, बहुत सुंदर होना, जरूरत से अधिक बढ़ाई करना। तो कृष्ण 3 लोक से मथुरा नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 145 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा जरूरत से ज्यादा बढ़ाई करना। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 146 का जो आंसर हो जाएगा 2, 4, 6, 8। तो सभी जानते हैं एक वचन और बहुवचन, तो ध्यान रखना। तो ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक से है? संबंध, करण, संप्रदान या अधिकरण। चारपाई पर यानी भाई साहब बैठे हैं, तो मैं पर ऊपर किस में आता है स्टूडेंट? आप अच्छे जानते हैं अधिकरण में आता है। किस में आता है? अधिकरण। डी ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर
148 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप अच्छे से जानते हैं, नेत्री शब्द का जो होता है इस पुल्लिंग रूप वो क्या होता है हमारा, नेता होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं का क्या कही जाती है, आलम्बन, विभाव, उद्दीपन या अनुभाव। तो स्टूडेंट आप सही से जानते हैं कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं कहलाती है अनुभाव। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट और हमारा लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 150, छंद हमारे कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। तो छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सब जानते हैं, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। ठीक है, तो स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं। तो ये थी हमारी हिंदी की वीडियो स्टूडेंट, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस तरह से आप रोज का अपने 40 प्रश्न भी तैयार करेंगे तो जब तक आपका एग्जाम आएगा बहुत कुछ सीख जाएंगे आप लोग। और बताएं और स्टूडेंट अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो लाइक जरूर करें आप, और कमेंट भी करें कि कैसे लगी आपको वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।